हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बुक में टॉपिक चल रहा है सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड में बिग एम मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे ये पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। आज फिर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये भी बिग एम मेथड से सॉल्व करना है। और स्टूडेंट इसमें आज एक नया स्टेप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है। सभी स्टूडेंट इसको वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाई बिग एम मेथड। बिग एम मेथड से इसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 2x1 + 4x2 + x3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x1 - 2x2 - x3 less than equal to 5, 2x1 - x2 + 2x3 = 2, -x1 + x2 + 2x3 greater than equal to 1 एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखी हुई है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अगर सिंप्लेक्स टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को उस इक्वेशन में ऐड करते हैं जिस इक्वेशन में बन आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the standard form of given LPP is। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमाइज का होना चाहिए, तो इस तरीके से मैक्सिमाइज है ऑलरेडी। तो यहाँ लिखते हैं मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4x2, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट x3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले राइट हैंड साइड देख लें, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है यानी कि सभी पॉजिटिव है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। लेस देन इक्वल टू है तो इसमें एक नए वेरिएबल को ऐड करेंगे जिसका नाम होगा सिलेक्ट वेरिएबल। और ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसमें हम एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे नए वेरिएबल को, इसका नाम होगा सरप्लस वेरिएबल। तो यहाँ पर लिखते हैं x1 - 2x2 यानी कि सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर लिखते हैं x1 - 2x2 - x3 माइनस का 2x2 माइनस का x3 और एक नए वेरिएबल को यहाँ पर ऐड करेंगे x4 को, और इक्वल टू में यहाँ पर लिखते हैं 5। इसके बाद लिखा हुआ है 2x1 - x2 यानी कि यहाँ पर आता है 2x1 माइनस का x2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 2x3 और एक नए वेरिएबल को यहाँ पर। अब यहाँ देख लें, यहाँ इक्वल टू का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसमें यहाँ पर इक्वेशन बनी हुई है तो यहाँ 2 ही रखेंगे। इसका -x1 + x2 तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का x1 प्लस का यहाँ पर x2 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो एक नए वेरिएबल को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x4 तक वेरिएबल हो चुके हैं। अगला वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे x5 और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में x1 x2 इस तरीके से सभी वेरिएबल x5 तक है तो यहाँ पर लिखते हैं x5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बनाते हैं यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल। लेकिन सिंप्लेक्स टेबल बनाने से पहले मैक्सिमाइज जेड लिखा हुआ है, इसमें सभी वेरिएबल होने चाहिए, इस पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े मैक्सिमाइज जेड पर और वेरिएबल भी पूरे हो जाए। तो इसलिए इनकी कॉस्ट को 0 मान करके यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0x4 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 0x5। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ये कॉलम है, इसमें यहाँ पर बेसिस b, फिर यहाँ पर इसकी कॉस्ट लिखेंगे cv, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x1 bcv xv, xv के बाद यहाँ पर x1, फिर यहाँ पर लिखते हैं x2, फिर x3 x4 और x5। इसके बाद यहाँ पर xb में यहाँ पर लिखेंगे cj और इसको यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा j।
यहाँ पर लिखते हैं जेड, जेड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सी बी इंटू एक्स बी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो राइट हैंड साइड होता है 5 to 1, इनको एक्स बी में लिखते हैं, तो इनकी यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इसके बाद यहाँ पर जो कंस्टेंट इक्वेशंस दी हैं इनका कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का है 1 - 2 - 1, तो यहाँ पर x1 का 1, फिर यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, x4 का 1 है, x5 का 0 है। सेकंड में 2 - 1 2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर लिखते हैं 2। इसके बाद x4 नहीं है तो x4 का 0 और x5 भी नहीं है तो x5 का भी 0। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है तो -1 + 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। इसके बाद x3 का कोफिशिएंट 2 है, x4 नहीं है, x5 का कोफिशिएंट -1 है। इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशंस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये 3 कॉलम में से एक कॉलम यहाँ पर बना हुआ है x4 में 1 0 0। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 कॉलम ये नहीं मिल रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो इसलिए ये कोफिशिएंट होते हैं फर्स्ट इक्वेशन के, ये सेकंड इक्वेशन के और ये थर्ड इक्वेशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर 1 0 0, लेकिन सेकंड इक्वेशन में 1 और थर्ड इक्वेशन में 1, इसमें यहाँ पर मिल जाएगा अगर, तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 1 लाना है और थर्ड इक्वेशन में 1 लाना है, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन में एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे और थर्ड इक्वेशन में भी एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसका नाम होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो सेकंड इक्वेशन में नया वेरिएबल लिखते हैं x6 और थर्ड इक्वेशन में नया वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर x7। तो स्टूडेंट यहाँ पर x6 और x7 तक टोटल वेरिएबल हो जाएंगे और मैक्सिमाइज जेड में इन वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। लार्ज नेगेटिव नंबर होगा यहाँ पर m, लार्ज नेगेटिव प्राइस बोलते हैं इसको, तो यानी कि यहाँ पर x6 और फिर यहाँ पर इसी के आगे लिखते हैं माइनस का m x7। तो स्टूडेंट ये लार्ज नेगेटिव प्राइस है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगला यहाँ पर कॉलम बनाते हैं x6 का और फिर अगला कॉलम बनाते हैं यहाँ पर x7 का, और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट सीजे में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि 2 4 1। तो यानी कि यहाँ पर x1 में 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, x4 और x5 0। x6 की जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस का m होगा, इसको हम पेनल्टी भी कहते हैं, -m, और इसका भी यहाँ पर -m। सेम नंबर रखते हैं जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर बेसिस देखते हैं, तो बेसिस यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में x4 तक वेरिएबल है, यानी x5 का वैल्यू 0 है, x6 भी नहीं है तो x6 का कोफिशिएंट 0 और x7 भी नहीं है, x7 का कोफिशिएंट 0 है। सेकंड इक्वेशन में x5 तक लिख गया था, x6 का कोफिशिएंट 1 है और x7 नहीं है तो x7 0 है। और थर्ड इक्वेशन में x5 तक लिख गया था, x6 नहीं है तो x6 का कोफिशिएंट 0 और x7 का कोफिशिएंट है 1। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। अब इस बेसिस में जो वेरिएबल लिखे जाएंगे वो सीरियल वाइज लिखे जाएंगे, जिसमें 1 0 0 है वो फर्स्ट प्लेस पर वेरिएबल होगा। तो यानी कि इसके ऊपर देखते हैं कौन सा वेरिएबल है, 1 0 0 x4, तो x4 को बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। सेकंड प्लेस पर जो 1 है वो यहाँ पर है, इसमें x6 लिखा हुआ है तो इसको हम बेसिस में सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर थर्ड नंबर 1 है तो थर्ड नंबर पर बेसिस में वेरिएबल लिखेंगे x7, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो CB, यानी यहाँ पर लिखी हुई है बेसिस में x4 के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ 0, x6 के ऊपर लिखा हुआ है माइनस का m और x7 के ऊपर भी लिखा हुआ है माइनस का m। बेसिस में जो नंबर आते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, इनका डेल्टा जे 0 होता है, तो x4 का डेल्टा जे 0 होगा, x6 का 0 होगा और x7 का डेल्टा जे 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और यहाँ पर डेल्टा 5, जो यहाँ पर वेरिएबल लिखा है उसी का डेल्टा निकलता है।
सी बी इंटू एक्स बी निकालते हैं, यानी कि सी बी का एक्स बी में इंटू करके ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, प्लस करेंगे माइनस का 2m, फिर प्लस करेंगे माइनस का m, तो माइनस का 2m माइनस का m माइनस 3m और यहाँ पर 0, तो यहाँ से मिलता है माइनस का 3m। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं डेल्टा 1, तो डेल्टा जे की जो वैल्यू होती है वो होती है सी जे माइनस सी बी इंटू एक्स जे। तो इस तरीके से डेल्टा 1 निकालेंगे तो C1 माइनस सी बी इंटू x1, तो C1 की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस सी बी का x1 में इंटू करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ माइनस 2m आएगा, तो इसको यहाँ लिखते हैं माइनस का 2m और इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का m आएगा। तो यहाँ माइनस यानी कि प्लस का m प्लस 2, तो यानी कि यहाँ से आंसर आएगा m प्लस 2। इसके बाद स्टूडेंट इस पर चलते हैं। यहाँ पर जब हम डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी यानी कि डेल्टा 2 इक्वल टू C2 माइनस सी वी इंटू x2, तो C2 की जगह पर यहाँ लिखा हुआ है 4 माइनस सी वी का x2 में इंटू करेंगे तो यानी 0 आएगा, यहाँ से प्लस का m आएगा और इस तरीके से यहाँ से माइनस का m आएगा, तो ये माइनस m लिखा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्लस का m और यहाँ पर माइनस m, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 4। इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 की जो वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 3 का मतलब C3 की जगह पर 1 है, सी बी का एक्स बी में इंटू करेंगे तो सी बी का इंटू x3 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखते हैं माइनस 2m और माइनस का 2m, तो माइनस 2m और माइनस 2m यानी माइनस का 4m आएगा, इंटू करेंगे 4m प्लस 1, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4m प्लस 1। इसके बाद इसको देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा 5, तो हम डेल्टा 5 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे C5 माइनस, तो C5 लिखा है 0, C5 माइनस सी वी इंटू x5, तो सी वी का इंटू x5 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से प्लस का m, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस m, तो माइनस लगा तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा माइनस m। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जो डेल्टा है, जब तक यहाँ पर सभी डेल्टा नेगेटिव नहीं हो जाते हैं तब तक ये टेबल आगे चलेगी। यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा आया है m+2 4 और 4m+1, अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव डेल्टा आते हैं तो हम बड़े वाले जो डेल्टा आता है उसको मानते हैं इनकमिंग वेक्टर। अगर एक ही पॉजिटिव आता है तो उसी नंबर को मानते हैं इनकमिंग वेक्टर। लेकिन इनकमिंग वेक्टर मानने से पहले इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो पॉजिटिव डेल्टा होते हैं इनके लिए पूरा कॉलम, यानी कि ये पॉजिटिव डेल्टा है तो पूरा कॉलम अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया और प्रॉब्लम रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनकमिंग मानेंगे। यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव डेल्टा है, इसके लिए भी पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है, 1 नंबर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी देखते हैं पॉजिटिव डेल्टा है, इसके लिए पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव नंबर है। पूरा कॉलम नेगेटिव हो जाएगा तो सॉल्यूशन होगा अनबाउंडेड, और अगर यहाँ पर पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है तो इनकमिंग वेक्टर जो मैक्सिमम डेल्टा होगा पॉजिटिव में जो मैक्सिमम होगा उसको हम इनकमिंग वेक्टर मानते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है, मैक्सिमम इन सभी में, चूंकि m लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी होती है, माइनस m जो होता है लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, माइनस m लार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है m, यहाँ पर भी m है, लेकिन जिस m का कोफिशिएंट बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो इस पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का नाम होता है इनकमिंग वेक्टर। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। और इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं अगर इनकमिंग वेक्टर मिलता है तो फिर हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं, XB अपॉन जो भी इनकमिंग वेक्टर आता है x3, तो यहाँ पर लिखते हैं x3। XB में x3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 में -1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 -1, तो इसका आंसर यहाँ पर हम डैश लिखते हैं, यानी कि इसका रेशियो जो नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर पॉजिटिव बटे नेगेटिव है तो इसके आंसर को हम डैश लिखते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर डैश आ जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,
और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2। इसमें देखते हैं जो मिनिमम रेशियो आया है, इन रेशियो में सबसे मिनिमम नंबर 1/2 है, तो इसी को हम यहाँ पर मानते हैं आउटगोइंग वेक्टर। इसको लिखते हैं यहाँ पर आउटगोइंग। ये मिला यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर। तो अब इनकमिंग और आउटगोइंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, इसको हम मानते हैं की एलिमेंट। ये आउटगोइंग और इनकमिंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब स्टूडेंट देखते हैं जो आउटगोइंग वेक्टर है उसको कॉलम वाइज भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर x7 है, तो x7 के सामने भी यहाँ पर लिखेंगे आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अगली टेबल बनाएंगे, चूंकि आउटगोइंग वेक्टर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है तो अगली टेबल में इस कॉलम को रिमूव कर देते हैं, यानी x7 वाला कॉलम नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यहाँ से आउटगोइंग हम करेंगे x7 को, इस x7 की जगह पर इनकमिंग वेक्टर x3 को रखेंगे, लेकिन कॉलम वाइज वाले कॉलम x7 को रिमूव कर देंगे, टेबल में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अगली टेबल। तो यहाँ पर बेसिस वाला कॉलम रहेगा b, फिर यहाँ पर लिखते हैं cv, इसके बाद यहाँ पर आता है xv, फिर इसके बाद x1, x2, x3 और अगला कॉलम x4, फिर यहाँ पर लिखते हैं x5 और x6। xv पर यहाँ पर लिखते हैं cj और यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा j। cj में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 2 4 1, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 4, फिर यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, और x6 के ऊपर लिखा हुआ है माइनस का m। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट जो आउटगोइंग वेक्टर है, यानी कि यहाँ पर x7 वाले कॉलम को नहीं लिखेंगे अगली टेबल में, क्योंकि ये आउटगोइंग बन गया है। आउटगोइंग जो आर्टिफिशियल होगा उसी को हटाते हैं। अगर कोई दूसरा यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर बनता है तो फिर उसको नहीं हटाएंगे, केवल आर्टिफिशियल वाले कॉलम को हटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर x7, इसको यहाँ से हटाएंगे और इनकमिंग को रखेंगे x3 को, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x3। और अब देखते हैं x3 की कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है 1, तो इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद x6 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है x6, तो इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, माइनस m। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं x4, तो x4 की कॉस्ट भी यहाँ पर 0 है। इसमें यहाँ पर लिखते हैं z, और z की वैल्यू यहाँ पर आती है cv इंटू xv। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर x4 आया है, तो x4 में फर्स्ट प्लेस पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। x6 सेकंड प्लेस पर आया है, तो x6 वाले कॉलम में सेकंड प्लेस पर 1 और शेष सभी नंबरों को 0 लिखना है। इसके बाद x3 ये थर्ड प्लेस पर आया है, तो थर्ड प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा की एलिमेंट होता है, इस वाले रो को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/2, यहाँ पर माइनस का 1/2 मिलेगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/2। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो खाली प्लेसेस हैं इनको भरना है। इनके सामने जो भरा हुआ नंबर है, इन नंबरों को देखते हैं 1/2, माइनस 1/2, 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2, माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिखा है माइनस का 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पर रो में भरना है, तो इसलिए इसको 2 बार लिखते हैं। यानी कि यहाँ से लिखा 1/2, फिर यहाँ लिखा माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर 1/2 और माइनस का 1/2। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट रो में भरना है, तो फर्स्ट रो में जो खाली प्लेसेस हैं ओल्ड टेबल में, इससे पहले वाली टेबल में, उनको देखते हैं। तो XV में देखें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो 5 1 -2, यहाँ पर लिखते हैं 5 1 और माइनस का 2, और इसके बाद में x5 में लिखा हुआ है 0।
इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नीचे वाले में, यहाँ पर एक्स बी में 2 लिखा है, 2 लिखा है -1, 2 2 -1, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर -1, तो 2 2 और -1 हुआ। इसके बाद x5 में यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं और अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर देखें, जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो को देखते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर दें, तो -1 है तो +1, इसमें इंटू कराएंगे +1 का, यहाँ +1 का, इसमें +1 का और इसमें +1 का। इसके बाद जब सेकंड रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर सेकंड रो का जो एलिमेंट होगा इसका साइन चेंज करके इसमें इंटू करेंगे, -2, यहाँ पर भी करेंगे -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। अब इसको आपस में सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर भरे जाएंगे। देखते हैं आगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर आए हैं 11/2, 1/2, तो 11/2 लिखते हैं यहाँ पर 11/2 और इसके बाद यहाँ पर आता है 1/2। फिर यहाँ पर देखते हैं -3/2, -1/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा -3/2 और यहाँ पर -1/2। यहाँ पर आता है 1 3 -2 1, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 3 -2 और 1। इस तरीके स्टूडेंट अब यहाँ पर CV इंटू एक्स भी देखते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा। यहाँ पर -m, तो यहाँ लिखते हैं -m और प्लस का 1/2, -m + 1/2 आएगा। इसके बाद अब Δ1, Δ2 और Δ5 की वैल्यू निकालेंगे, तो Δ1 की जो वैल्यू आएगी Δ1 = C1 - CV इंटू यहाँ पर लिखेंगे x1। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर C1 की जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 2 है, 2 माइनस CV का x1 में इंटू करेंगे, तो CV का इंटू x1 में करते हैं तो 0 आएगा, -3m, तो यहाँ लिखते हैं -3m और इसके बाद यहाँ पर आता है -1/2। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे 3m + 5/2, तो यहाँ से मिलता है 3m + 5/2। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट Δ2, हम Δ2 निकालेंगे तो C2 माइनस, तो C2 की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखी हुई है, CV इंटू x2, CV का इंटू x2 में करेंगे यानी कि यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर प्लस का 2m आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं +2m और माइनस प्लस का 1/2। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2m आएगा यहाँ पर, यानी माइनस का 2m और यहाँ से 7/2 प्लस का 7/2 मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं ये Δ5 है, तो Δ5 की वैल्यू निकालते हैं तो C5 माइनस, इसका इंटू करते हैं CV का x5 में यानी 0 आएगा, यहाँ से माइनस का m आएगा और इस तरीके सॉल्व करेंगे -1/2। तो स्टूडेंट यहाँ सॉल्व करेंगे m + 1/2 आएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं अभी भी यहाँ पर डेल्टा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव डेल्टा है, ये भी पॉजिटिव डेल्टा है। तो पॉजिटिव डेल्टा के लिए अगर पूरा कॉलम नेगेटिव मिलता है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और अगर पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं मिलता है तो इनकमिंग वेक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव डेल्टा, इसके लिए पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर भी देखते हैं पॉजिटिव डेल्टा, इसके लिए भी पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है, ये नंबर पॉजिटिव है। तो इसलिए अब इनकमिंग वेक्टर मानते हैं, तो इनकमिंग वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव में, पॉजिटिव डेल्टा में जो मैक्सिमम होगा उसी को मानेंगे इनकमिंग वेक्टर। तो इसका कोफिशिएंट 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट 3 है, m लार्ज पॉजिटिव नंबर होता है तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर लिखते हैं, यही डेल्टा सबसे बड़ा है तो यहाँ पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो स्टूडेंट जब इनकमिंग वेक्टर मिलता है तो मिनिमम रेशियो निकाला जाता है, तो मिनिमम रेशियो XB/X1 रहता है। XB में X1 से डिवाइड करेंगे तो XB में जब X1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, इसमें जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और इसके बाद में 1/2 में डिवाइड करेंगे -1/2 से, यानी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डैश लिखते हैं। अब देखते हैं जो मिनिमम रेशियो आया है वो यहाँ पर आया 1/3, इसी का नाम है आउटगोइंग वेक्टर। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/3 ये मिनिमम रेशियो है, इसको आउटगोइंग वेक्टर मानते हैं। आउटगोइंग वेक्टर का नाम है x6, कॉलम वाइज भी इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। आउटगोइंग वेक्टर x6 है,
आउटगोइंग और इनकमिंग वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं की एलिमेंट। ये की एलिमेंट बना। इसके बाद में कॉलम वाइज जो आउटगोइंग वेक्टर है, अगली टेबल में ये भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्योंकि इसकी प्राइस है माइनस का m, ये पेनल्टी बोली जाती है। तो अगली जो टेबल होगी उसमें हम इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें आउटगोइंग वेक्टर x6 हटाएंगे, इसकी जगह पर हम x1 वेक्टर को रखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मिलता है b बेसिस और यहाँ पर cb, इसको यहाँ पर लिखते हैं xb, फिर यहाँ पर आता है x1, x2, x3, x4 और इसको यहाँ पर लिखते हैं x5। इसके बाद यहाँ पर xb में यहाँ लिखते हैं cj, इसको यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा j, यहाँ पर आता है z की वैल्यू cb इंटू xb लिखते हैं। cj में यहाँ पर कोई चेंज नहीं, 2, 4, 1, 0 और 0। अब देखते हैं स्टूडेंट, आउटगोइंग वेक्टर जो है वो x6 है, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पर इनकमिंग वेक्टर को रखेंगे x1 को। तो यानी कि x6 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा x1 और x1 की जो कॉस्ट होगी ये 2, ये लिखेंगे। अभी x6 की कॉस्ट लिखी हुई थी माइनस का m, इसमें कोई चेंज नहीं, x4 ऐसा ही रहेगा तो इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और x3 भी ऐसा ही रहेगा, इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्टूडेंट बेसिस देखते हैं, x4 फर्स्ट प्लेस पर है तो इसमें x4 में फर्स्ट प्लेस पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद x1 सेकंड प्लेस पर है तो x1 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबर को 0 लिखेंगे। इसके बाद x3 थर्ड प्लेस पर है तो x3 में थर्ड प्लेस पर 1 लिखना है, शेष सभी नंबरों को 0 लिखना है। अब स्टूडेंट देखते हैं जो की एलिमेंट होगा, इस की एलिमेंट से इस रो को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि CB तक तो भर जाता है। XB में 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यानी कि यहाँ पर आता है 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद देखते हैं 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/3 आएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/3। और अगला कॉलम आर्टिफिशियल वेरिएबल का है तो इसलिए इस कॉलम को नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये प्लेसेस भरने हैं, यहाँ पर इन प्लेसेस को भरना है, लेकिन जो खाली प्लेसेस हैं इनके सामने जो नंबर भरा हुआ है उसको देखते हैं 1/3, माइनस का 2/3 और 1/3। तो यहाँ लिखते हैं 1/3 माइनस का 2/3 और फिर यहाँ पर लिखते हैं 1/3। और लेकिन यहाँ पर 2 रो में भरना है तो इसलिए इस नंबर को 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखते हैं 1/3 माइनस का 2/3 और यहाँ पर आता है 1/3। अब देखते हैं स्टूडेंट जो खाली प्लेसेस हैं फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में ओल्ड टेबल को देखते हैं, इन खाली प्लेसेस पर जो भरा हुआ है उसको रखते हैं। तो इससे पहले वाली जो टेबल है XB में 11/2 और X2 में -3/2, तो 11/2 माइनस का 3/2 और X5 में लिखा हुआ है माइनस का 1/2। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड रो में, तो थर्ड रो में ओल्ड टेबल में लिखा हुआ है इस जगह पर XB की जगह पर 1/2 और X2 में लिखा है 1/2, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/2, यहाँ पर भी लिखते हैं 1/2। और इसके बाद देखते हैं X5 में, तो X5 में देखते हैं यहाँ लिखा है माइनस का 1/2। और अब स्टूडेंट देखते हैं जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो वाला एलिमेंट देखें 1/2 है, इसका साइन चेंज करें तो माइनस का 1/2 आएगा, पूरे में इंटू करेंगे -1/2 का, यहाँ पर भी -1/2 का। इसके बाद हम थर्ड रो को भरेंगे तो थर्ड रो का एलिमेंट देखेंगे की एलिमेंट के नीचे, यानी कि ये थर्ड रो का एलिमेंट है, -1/2, इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2। तो इसमें 1/2 में 1/2 का हर नंबर में इंटू करेंगे और इनको आपस में सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इन आंसर को यहाँ लिख करके यहाँ पर भरा जाएगा। देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इसका ये जो खाली प्लेसेस हैं इसमें यहाँ पर भरते हैं 16/3 माइनस 7/6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16/3, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का 7/6
और माइनस का 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं माइनस का 2/3। फिर देखते हैं स्टूडेंट 2/3 1/6, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/3, इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/6, और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/3, तो इसको लिखते हैं माइनस 1/3। अब स्टूडेंट इसका डेल्टा निकालते हैं, इसका इसमें इनटू करके यहाँ पर जेड निकालेंगे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ निकला हुआ है सी वी इंटू एक्स वी, यानी कि इसका इसमें इनटू करेंगे, यहाँ पर 2/3 और 2/3, तो 4/3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें डेल्टा 2 निकालना है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट C2 माइनस सी वी इंटू x2, C2 वैल्यू 4 लिखते हैं, माइनस C2 की जगह पर यहाँ 4 लिखा हुआ है, माइनस CB का x2 में इनटू करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा और प्लस का 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने बाद 31/6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 31/6। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं डेल्टा 5 C5 0 माइनस, तो इस तरीके से C5 लिखा हुआ है, C5 की वैल्यू 0 माइनस CV इंटू x5, CV का इंटू x5 में करेंगे, तो यहाँ पर CV है, ये x5 तो 0 आ जाएगा, यहाँ 2/3, यहाँ से माइनस 1/3, तो इस तरीके से यहाँ पर 2/3 1/3, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/3 माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/3। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर डेल्टा J, अभी भी यहाँ पर एक पॉजिटिव डेल्टा है, इसके लिए पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अभी भी आगे चलेगा। इसी डेल्टा को हम इनकमिंग वेक्टर मानेंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक आध टेबल और बन जाएगी, लेकिन इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें एक नया पॉइंट निकल के आएगा, उसको देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इनकमिंग वेक्टर, तो स्टूडेंट इसको यहाँ पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर, और जब भी इनकमिंग वेक्टर निकलेगा मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तो मिनिमम रेशियो यहाँ पर x2 है, xv डिवाइड बाई x2, इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर xv में डिवाइड करते हैं x2 से, तो नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट डैश लिखते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर में डिवाइड करेंगे -2/3 से, तो डैश लिखेंगे, और 2/3 को हम 1/6 से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 मिलेगा, तो मिनिमम रेशियो केवल यही नंबर बनेगा, इसको हम लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर, तो ये यहाँ से मिल जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ पर आउटगोइंग और इनकमिंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ये की एलिमेंट होता है। इसके बाद आउटगोइंग वेक्टर को कॉलम वाइज भी हम मेंशन करते हैं, तो आउटगोइंग वेक्टर जो हमारा बना x3 है, तो यानी कि यहाँ पर x3 को हम लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट जब हम जो नई टेबल बनाएंगे उसमें ये x3 जो है हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, इसकी कॉस्ट -m अगर होती तो नई टेबल में इसको हम रिमूव कर देते, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसलिए ये टेबल में बना रहेगा। तो अगली टेबल यहाँ पर चलते हैं, सभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं, BCB XB X5 तक रहेगा, और यहाँ पर CJ में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं बेसिस में जो आउटगोइंग वेक्टर है हमारा वो x3 है, तो x3 को हटा करके इनकमिंग वेक्टर को लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x2, और x2 की जो कॉस्ट होगी यहाँ पर x2 कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है 4, यहाँ पर z लिखेंगे, z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी CV इंटू, इसको यहाँ पर लिखेंगे XV इक्वल। इसके बाद में x4 में कोई चेंज नहीं है, तो x4 ऐसा ही रहेगा, इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं, x1 ऐसा ही रहेगा, इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट x4 फर्स्ट प्लेस पर है, तो फर्स्ट प्लेस पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद x1 सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद x2 थर्ड प्लेस पर है, तो थर्ड प्लेस पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर की एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे इस लाइन को, यानी कि इस रो को, तो यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 4 मिल जाएगा XB में, तो XB में यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 1/6 से 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 में 1/6 से 6 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -2। अब ये खाली प्लेसेस बने हुए हैं, इन खाली प्लेसेस पर भरना है 2 रो में, तो इसके सामने जो भरा हुआ नंबर है वो 4 है, 6 है और -2 है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4 6 -2। 2 रो में भरना है तो इसको 2 बार लिखते हैं, 4 6 -2। अब देखते हैं यहाँ स्टूडेंट जो खाली प्लेसेस हैं, इन खाली प्लेसेस पर ओल्ड टेबल में क्या भरा हुआ है उसको लिखते हैं। XB में 16/3 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 16/3।
इसके बाद यहाँ पर x3 और x5 में देखें तो x3 में लिखा हुआ है यहाँ पर 0 और x5 में -2i3, 0 और यहाँ पर माइनस का 2i3। इसके बाद सेकंड वाले रो में देखते हैं ओल्ड टेबल में 1/3, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/3। इसके बाद स्टूडेंट x3 और x5 में देखते हैं तो x3 में 0 लिखा हुआ है और x5 में 1/3 लिखा हुआ है, तो 0 और यहाँ पर 1/3। तो अब यहाँ पर जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो फर्स्ट रो में की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज करके इसमें इनटू करेंगे तो यहाँ पर 7/6 होगा। इसमें भी स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 7/6 और यहाँ पर भी इनटू करेंगे 7/6 का। इसके बाद जब सेकंड रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर सेकंड रो में जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का साइन चेंज करके यहाँ इनटू करेंगे 2/3, यहाँ पर भी 2/3 आएगा और यहाँ पर भी 2/3 आएगा। अब इनको ऐड करके जो मिलेगा वो यहाँ पर भरते हैं, देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं 10, 7 -3, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 10, इसको यहाँ पर 7, यहाँ पर -3। इसके बाद 3, 4 और -1, इसको यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर 4 और -1। अब स्टूडेंट देखते हैं CV इंटू XB Z निकालते हैं तो CV का XB इंटू करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 में 6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएगी C3 माइनस CV इंटू X3, तो CV का इंटू X3 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, 8 के बाद यहाँ पर 24 मिलेगा, 24 आ जाएगा। 32 माइनस का यहाँ पर 1, तो माइनस का यहाँ मिल जाएगा 31। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 5, तो डेल्टा 5 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ देखते हैं 0 माइनस यानी कि C5 माइनस CV का X5 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 और इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 8, तो माइनस माइनस यहाँ से मिल जाएगा 8 और -2 यानी 10, प्लस का 10 आएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अभी डेल्टा J टोटल के टोटल नेगेटिव यानी कि बेसिस में जो नंबर होते हैं, बेसिस में जो वेरिएबल होते हैं उनका डेल्टा हमेशा 0 होता है, लेकिन नॉन बेसिस वाला एक नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आया है। लेकिन डेल्टा J जब भी पॉजिटिव आए तो उस पूरे कॉलम को देखना है, तो पॉजिटिव के लिए ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉलम इन नंबरों को, ये तीनों नंबर नेगेटिव है। जब पूरे यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव के लिए पूरा कॉलम नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन होगा अनबाउंडेड, यानी कि यहाँ पर जो Z होगा ये अब बढ़ता चला जाएगा। इसको इनकमिंग वेक्टर मान करके सॉल्व करेंगे तो ये टेबल में हमेशा पॉजिटिव नंबर एक डेल्टा आता रहेगा, उसके लिए कॉलम नेगेटिव रहेगा और Z हमेशा बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जहाँ कहीं भी ये कंडीशन आती है पॉजिटिव डेल्टा के लिए पूरा कॉलम नेगेटिव, वहीं पर प्रॉब्लम को रोक देते हैं, चाहे वो फर्स्ट टेबल में हो, चाहे सेकंड टेबल में हो, चाहे कहीं पर ही मिल जाए, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसकी थ्योरी देखते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम दिस टेबल बी ऑब्जर्व दैट करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेक्टर x5, बेसिक में जो वेक्टर हैं बेसिस में x1, x2, x4 हैं, लेकिन नॉन बेसिक वाला यहाँ पर x5 है और यहाँ पर x3 है, ये नॉन बेसिक का है। तो इसमें नॉन बेसिक में एक डेल्टा जी पॉजिटिव निकला है लेकिन पूरा कॉलम नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेक्टर x5 डेल्टा 5 इक्वल टू 10 एंड ऑल xi5। xi5 का मतलब है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी x1 5, x2 5 और x3 5, यानी कि ये यहाँ पर x1 फर्स्ट रो है तो इसका नाम है x1 5, सेकंड रो में x2 5 और थर्ड रो में x3 5, यानी फिफ्थ कॉलम है ये। तो सभी एलिमेंट यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव है, हेंस द गिवन LPP हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जब कहीं पर भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए पूरा कॉलम नेगेटिव हो तो यहाँ पर हमेशा अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।
ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।